तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमाइन, है ना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट देख रहे थे। तो पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन में। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अमाइन है ना, अमाइन है। अब अमाइन में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दे, जैसे मान लीजिए मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिए, ठीक, ये मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिए, ठीक, अलग अलग पोजीशन पे हम लोग अटैच कर देते हैं। एक ये हमारा एनिलीन है, ठीक, और इसके मेटा पोजीशन पे अटैच कर देते हैं, जैसे यहाँ पे CH3, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और एक ऑर्थो में कर देते हैं। चलिए एक ऑर्थो में कर लीजिए, एक नॉर्मल एनिलीन ले लेते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल एनिलीन, और एक हम लोग ऑर्थो में अटैच कर देते हैं ना, एक बना लीजिए ऑर्थो, ठीक। तो हम लोग अलग अलग केस बना के कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। एक पैरा वाला हो गया, एक मेटा वाला बना लीजिए, एक बना लेते हैं हम लोग ऑर्थो, ऑर्थो वाला केस बना लेते हैं। एक पहले नॉर्मल केस बना लीजिए और एक हम लोग ऑर्थो वाला केस बना लेते हैं ना। अब इनकी बेसिसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। सभी की बेसिसिटी में देखिए सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, रिंग के अंदर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। सबसे पहले ऑर्थो वाले केस में देखिए, यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन में हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच कर दिया है ऑर्थो पोजीशन पे। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और ये ग्रुप जब अमाइन के पास आ जाता है तो अमाइन तो को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना रहता है, लेकिन क्योंकि ये अमाइन के पास में है तो ये क्या करता है एक तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में डिस्टरबेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा रहता है तो ये क्या क्रिएट करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाता है ना, जितना ईजी से होना चाहिए तो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा लेसर बेसिक देन नॉर्मल अमाइन, है ना, बेसिक कम हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इन लोग का केस देते हैं, जैसे एक मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है कि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, नहीं होती है मतलब प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन, तो जब भी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव या माइनस के साथ जुड़ता है तो क्या होता है माइनस वाला कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो यहां से कार्बन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे रिंग की तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वाला कार्बन से जुड़ा है, तो जब पॉजिटिव वाला कार्बन से जुड़ा होता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, समझ रहे हो। इसीलिए पैरा पोजीशन में क्योंकि नेगेटिव कार्बन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये मोस्ट इफेक्टिवली कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। लेकिन मेटा वाले केस में क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करता है कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगता है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है ज्यादा होती है। तो इस तरह इसका डोनर इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट पैरा पोजीशन पे बढ़िया होता है, इसीलिए ये क्या करता है ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होता है पैरा का। पैरा का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है और हमें यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारा है एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन है, ये हमारा है एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है और ये नॉर्मल अमोनिया है। ठीक है, इसमें हमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अमाइन से जुड़ा होता है तो क्या करता है, वो बेसिसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दो मिथाइल या दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो नाइट्रोजन को और इजियर होगा इलेक्ट्रॉन देना, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर यही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ये 2 डिग्री अमाइन C2H5 C2H5, ये हो गया सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब उसकी बेसिसिटी बढ़ा रहा है। तो उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएगा अमोनिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जो हमारा ये है एनिलीन, इसका बेसिसिटी सबसे कम होगा। क्यों सबसे कम होगा? क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस होता है। इसके पहले हमने अमोनिया और एनिलीन का कंपेयर करके देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री नहीं होता डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यही रिंग में घूमता रहेगा, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें क्या याद रखिएगा कि रिजोनेंस के कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते डोनेशन के लिए, इसीलिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का अमाइन में। ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्नल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन। अमाइन के प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अमाइंस के जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। ठीक, इसमें पहले हम लोग देखते हैं मेथड्स यील्डिंग मिक्सचर ऑफ अमाइन, है ना। वो मेथड डिस्कस करते हैं जिसमें हमें मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलता है ना। मेथड्स यील्डिंग मिक्सचर ऑफ अमाइंस। ठीक, इसमें पहला देखते हैं हम लोग हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड। देखिए इसमें पहला मेथड है हमारा हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड। अमोनोलाइसिस मेथड। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड में एक हम लोग सील्ड यू ट्यूब लेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर में, और उसमें हम अल्कोहलिक अमोनिया को, है ना, हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक अमोनिया को हीट करेंगे, इज हीटेड विथ अल्कोहलिक अमोनिया इज हीटेड विथ अल्काइल हैलाइड in sealed U tube at 373 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना। एक सील्ड यू ट्यूब में हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहलिक अमोनिया को हीट करते हैं, तो उसमें से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी कंपाउंड मिलते हैं अमोनिया के। ठीक है, देखिए sealed U tube at 373 Kelvin gives primary, secondary, primary amine, secondary amine, primary, secondary, tertiary amine,
एंड क्वाटरनरी अमाइंस एंड अमाइंस एंड क्वाटरनरी कंपाउंड। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास अमोनिया है, ठीक। अमोनिया का हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड मतलब RX के साथ, इसको हीट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ X माइनस में रहता है, R प्लस में जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का किसको डोनेट हो जाएगा, ये डोनेट हो जाएगा R को। तो R जाएगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। उस केस में नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन में आ जाएगा प्लस चार्ज। इसको समझिए ऐसा होगा, नाइट्रोजन में गया R जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो नाइट्रोजन में आ गया प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन में कितने हैं, 3 H जुड़े हुए हैं, 1 2 3। अब क्योंकि नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आया है तो नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, किसी एक H से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक H से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जिस H से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो H अपना इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये H प्लस के फॉर्म में बाहर चला गया। बाहर कौन मिला उसको, X। तो ये H प्लस और X क्या बना लेंगे HX, और ये HX के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। फिर रिएक्शन रिपीट होगी, फिर इसमें क्या होगा, फिर इसके पास लोन पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस HX है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, फिर से यहाँ पे RN, ठीक। अभी यहाँ पे इसका लोन पेयर वापस आ गया, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक। और फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, RX रहेगा। फिर ये R प्लस X माइनस, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन R को देगा, फिर ये R जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, है ना। और फिर एक, ठीक है। तो हॉफमैन और मोनोलाइसिस में हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी चारों अमाइन बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको मेथड बता रहा था कि क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन अल्काइल हैलाइड के R को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, X माइनस बाहर जाता है HX के फॉर्म में। उसके बाद ये प्राइमरी अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन में फर्दर ये RX के साथ रिएक्शन करेगा, फिर नाइट्रोजन R को इलेक्ट्रॉन देगा, R के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, वो हाइड्रोजन फिर X के साथ HX बन के बाहर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस रिपीटेशन में होगा। उसके बाद फिर से दूसरे अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, एक और R जाके गया नाइट्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन X के साथ फिर हट गया। तो ये कंटिन्यू चलते गए। लास्ट में जब 3 अल्काइल ग्रुप इसमें अटैच हो गए तो फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अभी भी है नाइट्रोजन, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा R को, तो ये R4 हो जाएगा। 4 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा R4N, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो प्लस, तो R4N प्लस X माइनस, तो ये बन जाएगा क्वाटरनरी कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है हाफमैन और मोनोलाइसिस में। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक अमाइन, है ना। एलिफैटिक अमाइन कैसे हम लोग बना सकते हैं, है ना। एलिफैटिक अमाइन, तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक अमाइन। इसके पहले हमने क्या बनाया था, मिक्सचर ऑफ अमाइन बनाया था। यहाँ पे देखिए हमारा है प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल अमाइन, है या एलिफैटिक अमाइन बोल सकते हैं या एरोमेटिक अमाइन बोल सकते हैं, ना। तो प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस ले लीजिए, प्राइमरी अमाइंस। इसके पहले हमने मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनाया था, देखिए प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। इसमें पहला देखिए आप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए कैसे, तो जो भी हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड होता है जैसे RNO2, है ना, इसका अगर हम लोग रिडक्शन करें, रिडक्शन करना है मतलब हम उसमें क्या करेंगे, या तो ऑक्सीजन को जोड़े, या तो हम हाइड्रोजन को जोड़े या ऑक्सीजन को हटाएं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है ना, या तो हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दें या उसमें से ऑक्सीजन को हटा दें, तो रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर ऑक्सीजन हटा दें और उसकी जगह हाइड्रोजन ला के जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन।
तो हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किस किस से कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे LiAlH4, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा आप लोग SnHCl, है ना, ये ले सकते हैं मेटल के साथ एसिड, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा आप ZnHCl ले सकते हैं, है ना, ZnHCl ले सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मेटल और एसिड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है FeHCl, है ना। तो इन सब में क्या होता है, मेटल Cl के साथ सॉल्ट बना लेता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाती है, ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो कि रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस से डायरेक्ट रिएक्शन कर दें, है ना, मेटल के प्रेजेंस में, जैसे निकिल प्लेटिनियम या पैलेडियम, है ना, इनके प्रेजेंस में। तो इन सब का हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है और इसका हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं LiAlH4। तो इसका रिडक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, या तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं या तो ऑक्सीजन हटाते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन हटाएं तो 2 ऑक्सीजन को हटाना है हमें, है ना। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। यहाँ से 2 ऑक्सीजन हटाना है तो 2H2O बाहर हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNH2। ये बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। इसकी जगह कोई भी हम लोग मिथाइल इथाइल एल्काइल ग्रुप वहां पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे हमारा मिथाइल भी हो सकता है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो CH3NO2 मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल आ जाएगा, मेथेनामाइन बन जाएगा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, जैसे एनिलीन है, ठीक, एनिलीन का हम लोग रिडक्शन कराते हैं, जिसमें हमने जैसे बताया था कि FeHCl मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है इसके लिए, तो हम लोग FeHCl ले लेते हैं, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन जाएगा इसको रिड्यूस कर देगा, सॉरी एनिलीन तो बनाना है, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप ले लिया है ना। अब इसका हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ से फिर से 2 ऑक्सीजन को और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा उसके साथ वाटर बना के बाहर कर देना, और ये बना लेगा हमारा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा NH2, ठीक है। ये भी प्राइमरी अमाइन है, एनिलीन है। तो इस तरीके से हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवा करके प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, है ना, इसी को हम लोग मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड कंपाउंड है ना, और इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन इसमें हम लोग किसका किसका यूज करेंगे, इसमें आप या तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 का यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधा हाइड्रोजन विथ मेटल, है ना, निकिल या प्लेटिनियम या पैलेडियम का यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप और कौन सा, सोडियम इन अल्कोहल CH3OH, इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हो क्या क्या, है ना, या इसका यूज कर लीजिए C2 यानी कि एथेनॉल, C2H4OH, एथेनोइक एसिड यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसा CH3COO, ठीक, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल यूज कर लें, मेटल के साथ अगर अल्कोहल यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना, तो इसको आप ऐसा कर लीजिए CH3C2H4OH। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें पता है जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये C2H4ONA बन जाएगा, H यहाँ से भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम लोग नाइट्राइल ग्रुप के साथ रिडक्शन करवाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए LiAlH4, है ना, इसका रिड्यूशन, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 पाई बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड वीक होते हैं, तो अगर 2 पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, ठीक है, तो 2 बॉन्ड कार्बन के खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के खाली हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दीजिएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा।
समझ गए? तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, RCH2NH2। दो पाई बॉन्ड टूटा तो दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? आइए हमें क्या मिल गया, अमाइन ग्रुप, अमाइन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिडक्शन करवा सकते हैं नाइट्राइल ग्रुप का। यहाँ पे आर की जगह आप कोई भी अल्काइल जैसे CH3 ले सकते हैं, और इसका हम लोग रिडक्शन करवा दिए LiAlH4 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। तो इस तरीके से हम लोग रिडक्शन करवा के नाइट्राइल ग्रुप का अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड, मतलब कि हम लोग अमाइड ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अमाइड ग्रुप है CONH2। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि अगर हम लोग इस कार्बन के ऑक्सीजन को हटा दें और उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दें, जो कि रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ले लेते हैं LiAlH4। ऑक्सीजन को दो हटा देते हैं तो दो बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे दो एलिमेंट आके जुड़ सकता है। तो मान लीजिए दो हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा RCH2NH2। ठीक है, तो ये है हमारा एसिड अमाइड का रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप R की जगह CH3 भी ले सकते हो, NH2। ठीक, और इसका हम लोग रिडक्शन करवा देते हैं सेम LiAlH4। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और NH2। अब ये दो ऑक्सीजन इसके दो हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेगा, H2O बन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप -H2 यहाँ से H2O क्या हो जाएगा बाहर, या बाई प्रोडक्ट में आप बना सकते हैं H2 प्लस H2। तो इसको आप ऐसे समझिए कि दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लिया और दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से बन गया हमारा अमाइन ग्रुप। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एसिड अमाइड का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के पहले जितना कार्बन लेफ्ट साइड में होता है, रिएक्शन के बाद उतना ही कार्बन हमें राइट साइड में मिलता है। क्लियर है? तो ये है एसिड अमाइड का रिडक्शन। ठीक है, इसको भी कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना? कैसी रिएक्शन है ये? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जैसे जब मैं इस रिएक्शन को पढ़ता था तो इसमें याद रखिएगा, आपको याद रखना है ब्रो मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब अमाइड, है ना? तो अमाइड का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना है इसमें, ये तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अमाइड है, ठीक, NH2, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग ब्रोमीन के साथ, और इसका रिएक्शन करवाना है KOH या NaOH के साथ। कौन सा बेस यूज करेंगे? या तो KOH यूज कर लीजिए या तो NaOH बेस यूज कर लीजिए। ठीक है, उस बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए KOH जो है तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है KOBr। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे KOBr भी लिख सकते हैं, HBr यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं, पहले इसके मैकेनिज्म को समझिए, देखिए क्या होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अमाइड का KOBr के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये लिखने के बजाय आप सीधे KOBr, और अगर यहाँ पे NaOH है तो आप NaOBr ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे आप ऐसा लिखिए, जैसा आपको सही लगे। ठीक, अब देखिए, अब इसका मैं आपको पहले मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि रिएक्शन होता कैसे। तो जैसे हमारा अमाइड है, अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाए हैं, KOH के साथ करवाए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 4 KOH ले लेते हैं। ठीक है, 4 KOH ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जो K है पोटेशियम है और ब्रोमीन KBr, ये क्या बन जाएगा, KBr बन के इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 KBr, पहले 2 K को Br के साथ बाहर कर देते हैं। ठीक है, 2 KBr निकल जाएगा, यहाँ पे 2 Br और 2 K, क्या बना लिया हमारा 2 KBr। ठीक, पहले हो गया। इसके बाद इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा हमारा 2 K बचेगा। ठीक है, और 2 O बचेगा। ठीक है, तो ये 2 K और 2 O क्या करेगा, इस CO के साथ
क्या बना लेगा, K2CO3। ठीक है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। पहले यहां से 2 Br के साथ KBr बना लिया, रिमेनिंग इसमें बच गया 2K और बचा है, और 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी छोड़ दीजिए। ये K और O इस CO, ये जो बीच का CO है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, K2CO3। ठीक है, K2CO3। और बाद में ये जो बचा है 4H, ये 4H क्या करेगा, ये बना लेगा हमारा वाटर, यानी कि 2H2, ये बना लेगा हमारा वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखिए एक साथ मैं लिख देता हूं, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप सीधा RNH2 बना लीजिएगा यहां से, क्योंकि हमको तो अमाइन बनाना है, अमाइन का प्रिपरेशन मेथड है। पहले हम लोग इसमें से बना दिए RNH2, अमाइन बना के खत्म करते हैं। अब ये CO जो है, और यहाँ से KBr, 2 KBr यहाँ से बाहर कर दीजिए, 2 KBr बाहर हो गया, ये भी हो गया। ठीक, उसके बाद जैसे बताया था कि यहाँ का 2K और 2O और CO3 इसके साथ मिलके क्या बनाता है, K2CO3 बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन बच जाता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ से हमने, हमारे पास 4 ऑक्सीजन था, है ना, यहाँ से 2 ऑक्सीजन लिया हमने, 2 ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, तो क्या बना लेगा, 2H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन मेथड। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मिथाइल इथाइल कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको मेनली ये याद रखना है कि यहाँ पे जो अमाइन बना है, ठीक है, यहाँ पे अमाइड था और अमाइड से हमने अमाइन बनाया है, तो यहाँ पे अमाइड में ये एक कार्बन था यहाँ पे, और यहाँ पे वो कार्बन नहीं है, मतलब एक कार्बन लेस देन प्रोडक्ट बना है ना। यहाँ पे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है, क्लियर है। तो यहाँ से एक कार्बन लेस देन प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ R की जगह हम लोग CH3 भी ले सकते हैं। तो जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसका रिएक्शन हम लोग चाहे तो आप Br2 KOH लिखिए, या सीधे KOBr लिख दीजिए, है ना, जैसा भी आपको सही लगे। हमने Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन करवाया, है ना, जैसे आपको बताया था। यहाँ का 2K और यहाँ का 2Br KBr बना लेता है, उसके बाद 2K 2O और यहाँ का CO क्या बना लेता है, K2CO3 बना लेता है, फिर यहाँ का 4H और 2OH2O बना लेता है। तो फाइनली हमारा बन जाएगा CH3NH2। पहले तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लीजिए CH3NH2। रिमेनिंग जो बनेगा, एक तो KBr बन जाएगा 2 KBr प्लस, और क्या बन जाएगा, K2CO3 और प्लस H2। ठीक, तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्रोमाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइड फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके बाद एक चीज आप याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है हम लोग का कन्वर्जन रिएक्शन में, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ गया कि, है ना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि, हाँ, कन्वर्जन में क्वेश्चन आया कि आपको प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामाइन में कन्वर्ट करना है, अगर मान लीजिए प्रोपेनामाइन में, ठीक, प्रोपेनामाइड को प्रोपेनामाइन, मतलब जितना कार्बन प्रोपेनामाइड में होगा उतना ही कार्बन प्रोपेनामाइन, कार्बन सेम रहेगा। ठीक है, और सेकेंड आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको प्रोपेनामाइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेनामाइन में, प्रोपेनामाइन तो हो गया, मान लीजिए एथेनामाइन में कन्वर्ट करना है, इथेनामाइन। अब यहाँ पे प्रोपेनामाइन में जो कार्बन है, प्रोपेनामाइड में वो 3 कार्बन होगा, इथेनामाइन में कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन, एक कार्बन लेसर होगा। तो जब अमाइड में और अमाइन में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, तब जो कन्वर्जन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तब हम लोग नॉर्मल रिडक्शन कराते हैं, जो हमने अभी इसके पहले देखा था, है ना, रिडक्शन ऑफ अमाइड, डायरेक्ट रिडक्शन कर रहे थे, है ना। तो ये हो जाएगा LiAlH4 से हम इसका डायरेक्ट रिडक्शन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा अमाइड से अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपेनामाइड से एथेनामाइन बना रहे हैं, एक कार्बन लेस देन प्रोडक्ट बन रहा है,
तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन हो रहा है मतलब कार्बन की कमी हो रही है, तो याद रखें डिग्रेडेशन मतलब कार्बन लेसर बनने का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ मैन ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बना देगा, इथेनामाइड। ठीक है, तो ये है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा गैब्रियल पैथैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है ना, तो तीनों स्टेप आप याद रखिएगा। जैसे देखिए हम लोग के पास जैसे है थैलेमाइड है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास थैलेमाइड है। थैलेमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमाइड है ना, ये हमारा है थैलेमाइड। ठीक है, ये हमारा थैलेमाइड है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसको हम लोग 3 स्टेप में रिएक्शन करेंगे। थैलेमाइड का रिएक्शन सबसे पहले हम लोग किसके साथ करते हैं, KOH के साथ है ना, एथेनॉलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। तो हमें पता है कि ये K प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है, तो ये K जाएगा, ये H प्लस में N माइनस में K जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये HOH के साथ माइनस H2O बना के बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थैलेमाइड का रिएक्शन एथेनॉलिक KOH के साथ कराएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका बन गया N प्लस K, N माइनस K प्लस यानी NK बन गया। ठीक है, KOH बाहर हो गया। उसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप इसको रिएक्शन कराना है KOH के साथ, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में इसका रिएक्शन करवाना है अल्काइल हैलाइड में से मान लीजिए C2H5X के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप। अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, C2H5 प्लस में जाता है, X माइनस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे KX बाहर चला जाएगा, C2H5N के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल पैथैलामाइड। तो ये हो जाएगा ये, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका हो जाएगा NC2H5। ठीक, और यहाँ से माइनस KX को बाहर कर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया दूसरा स्टेप। यहाँ पे क्या हुआ, C2H5 गया नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम इसका क्या करते हैं, इसका कराएंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। तीसरे स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर, एसिडिक वाटर यानी वाटर इन HCl है ना, HCl को वाटर में डाल के एसिडिक वाटर बनाएंगे, यानी कि H प्लस इन H2, एसिडिक वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या कराता है, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। ठीक है, एसिडिक वाटर यानी इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या देगा, H प्लस और OH माइनस देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारा जो C2H5N है, ये वाला पार्ट C2H5N, और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन जाएगा 2H प्लस, उसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, सबसे पहले बना लेगा C2H5NH2, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन। उसके बाद जो OH बचेगा इसमें 2OH माइनस, अब ये 2OH क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक OH इस CO पे और एक OH नीचे वाले CO के साथ जोड़ देना है ना, तो ये बन जाएगा पहले तो हमारा C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन बन गया, प्लस उसके बाद जो OH ग्रुप है वो दोनों CO के साथ जोड़ देंगे, एक CO ऊपर है एक CO नीचे है। ठीक है, तो एक OH यहाँ एक OH यहाँ, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ये हमारा क्या है, थैलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा, थैलिक एसिड, ये हमारा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इस रिएक्शन को एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा थैलामाइड था,
थैलामाइड का रिएक्शन हमने एथेनॉलिक KOH के साथ कराया, बेस के साथ रिएक्शन कराया। तो यहाँ पे क्या हुआ, H+ इसने डोनेट किया, K यहाँ से जाके जुड़ गया, ठीक है, वाटर रिमूव हो गया। सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाए हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ गया, KX के साथ बाहर हो गया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है, एसिडिक वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो H+ आयन रहेगा वो C2H5N के साथ बना लेगा प्राइमरी अमाइन, और जो OH- आयन है ये जुड़ के क्या बना लेगा, थैलिक एसिड, ठीक है। तो ये है इसके 3 स्टेप। तो इसके याद रखिएगा, पहले स्टेप में क्या हुआ है, थैलामाइड को हम लोग एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ रिएक्शन कराया, क्या बनाया, पोटेशियम थैलामाइड, है ना। पहले हमने इसको एथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिला, ये पोटेशियम थैलामाइड, है ना। तो पहले हमें मिला ये पोटेशियम थैलामाइड, पोटाशियम थैलामाइड, पोटाशियम थैलामाइड, ठीक। नेक्स्ट में हमने क्या कराया, पोटेशियम थैलामाइड का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड में हमने एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराया, तो हमें प्राइमरी अमाइन मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया, उसके बाद हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तीसरे स्टेप में। तो ये हमें, अब इस पूरे रिएक्शन में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि इस पैथैलामाइड सिंथेसिस में एनिलीन हम लोग नहीं बना सकते, यानी एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि इसमें हम लोग एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, और इसमें हमेशा प्राइमरी अमाइन ही बनता है। क्या बनता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन होता है पैथैलामाइड रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ से, तो उसका सिर्फ एक ही बॉन्ड यहाँ पे खाली होता है। अब एक ही बॉन्ड खाली हुआ है तो वो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही अल्काइल, एक बॉन्ड खाली है तो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा अल्काइल ग्रुप से। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ता है वही उसकी डिग्री बनती है। तो यहाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ सकता है क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी वो बना चुका है, तो एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो वो 1 डिग्री ही बनाएगा। तो इसीलिए ये क्या बनाता है, हमेशा 1 डिग्री अमाइन बनाता है। एनिलीन क्यों नहीं बना सकता, अब यहाँ पे जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, इसकी जगह अगर हम लोग अराइल हैलाइड लेते, मान लीजिए अराइल हैलाइड लेते हैं, है ना, रिंग के साथ हैलोजन, तो हमें पता है कि एराइल हैलाइड में बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ X- में टूट जाए और ये बेंजीन रिंग प्लस में टूट जाए और ये जाके जुड़ जाए, है ना, क्योंकि रिंग और हैलोजन टूटता नहीं है। एराइल हैलाइड में क्या होता है, रिजोनेंस होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। या यही याद रखिएगा, क्योंकि बेंजीन पार्शियली डबल बॉन्ड बनाता है हैलोजन के साथ, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, यानी कि ये प्लस माइनस में टूटेगा नहीं, तो इसके साथ रिएक्शन होगा नहीं, इसीलिए जो है तो एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि थैलामाइड रिएक्शन में एक तो प्राइमरी अमाइन बनता है और दूसरा इसमें एनिलीन नहीं बनता है। क्लियर है। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस देखे हैं, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। देख लेते हैं मेनली क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। तो देखिए, इसमें मेन आपको याद रखना है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग अमाइन में, तो क्योंकि अमाइन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे अमाइन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा या अमाइन का एटॉमिक साइज बढ़ेगा,
एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा जैसे जैसे अमाइन का, यानी उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है अमाइन का, वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। लेकिन अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding alcohol and aldehyde, corresponding alcohols and corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग पाई जाती है ना। तो इसमें आप याद रखिएगा कि हैव हायर, है ना। तो मेन पॉइंट याद रखिएगा कि अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट of same molecular mass compound due to H bonding। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि अमाइन में H बॉन्डिंग होता है, तो दूसरे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनका मास सेम होगा उनसे तो ज्यादा ही होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कंपेयर में कम होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, तो नॉर्मली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जैसे अमाइन के हाइड्रोजन है और ये क्या करेंगे, ये दूसरे अमाइन के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाते हैं, H और N के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, RH। ये तो एक नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक अमाइन का हाइड्रोजन दूसरे अमाइन के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अल्कोहल्स के कंपेयर में वीकर होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में। तो देख, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे ये RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो चीजें होती है, एक तो पोलैरिटी होगा, है ना, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकली नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक तो पोलैरिटी होती है, और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन OH है ना, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग। तो एक तो H बॉन्डिंग होती है और दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, पोलैरिटी होती है। ठीक, अल्कोहल का केस में क्या होता है, अब अल्कोहल में हमारा सिर्फ क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग। ठीक, और अमाइन के केस में भी सिर्फ H बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है सिर्फ H बॉन्डिंग होती है। अब इसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो H बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ईएन देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड बनाता है। इसीलिए अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो
ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बनाता है अमाइन के नाइट्रोजन से, इसीलिए इसका एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एच बॉन्डिंग के साथ साथ पोलैरिटी है, इसलिए और ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल से जाके अट्रैक्ट होगा, है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, फिर अल्कोहल का होगा, और सबसे कम होगा हमारा एमाइन का। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सॉलिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखिए जो अमाइंस की सॉलिबिलिटी होती है ना, तो क्योंकि अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो ये वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसकी सॉलिबिलिटी तो है वाटर में। लेकिन अगर हम लोग अमाइन के साथ, जैसे मान लीजिए एक केस लेते हैं, अमाइन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक अमाइन के साथ हम लोग एक लंबी चेन जोड़ देते हैं, जैसे CH3 CH2, है ना, CH2, अब इसके मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारा CH3। ठीक, अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। ये अमाइन जो है तो जैसे ही वाटर में जाएगा तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, इसका ये H है, और ये क्या करेगा, वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, H बॉन्डिंग बना लेगा, तो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, अगर वाटर अमाइन के साथ जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, हाई मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि एक लॉन्ग चेन जुड़ा हुआ है अगर अल्काइल ग्रुप का, और ये वाला पार्ट कैसा होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है मतलब ये तो पानी में डिसॉल्व होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे जो अमाइन की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो अमाइन के साथ अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज्यादा जुड़ेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी को उतना कम करता जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के अमाइन होंगे उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो हायर मॉलिक्यूलर मास के अमाइन से ज्यादा होगा। ठीक है, एक ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम लोग किसकी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो याद रखिएगा सिमेट्री से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, सिमेट्री, यानी कि जैसे अगर हम लोग दो टाइप का अमाइन लेते हैं, एक नॉर्मल अमाइन ले लेते हैं हम लोग NH2, ठीक, एक अमाइन ये हो गया मिथाइल अमाइन, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पैरा पोजीशन पे, और एक अमाइन ले लेते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, ये हमारा अमाइन है, इसके मेटा पोजीशन पे हम लोग मिथाइल जोड़ देते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाके जुड़ सकते हैं, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा। अब ये क्या है, ये मेटा पोजीशन पे है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो कम होंगे, है ना, या उनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, ज्यादा सेटल अच्छे से नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा कम। इसलिए याद रखिएगा कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड एमाइन ग्रुप होगा, एमाइन होगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड एमाइन होगा, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगी मेटा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन से। ठीक है, तो एक ये सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्लियर।